साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। आतंकवाद पर अमित शाह ने कांग्रेस को धोया क्योंकि ये आज भी वैसी ही सोच रखते हैं। चिदंबरम जैसे नेता तो सबूत मांग रहे थे, कह रहे थे कि कैसे पता चला कि पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से ही आए थे। आज यूनाइटेड नेशन से एक रिपोर्ट आई जिसने सबूत मांगने वालों को करारा जवाब दिया। यूनाइटेड नेशन की सबसे पावरफुल बॉडी है यूएनएससी। उसने भी पहलगाम हमले में जो भारत ने कहा उसे मान लिया है। यूएनएससी ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मौजूद लश्कर के टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया। यूएनएससी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो लश्कर के सपोर्ट के बिना हो ही नहीं सकता था। लश्कर और द रेजिस्टेंस फ्रंट आपस में जुड़े हुए हैं और यह बात सबको पता है कि लश्कर की जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसलिए टीआरएफ का नाम आने का सीधा मतलब पाकिस्तान को पॉइंट आउट करना है। यूएनएससी की तरफ से आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी करने और इस पर लगाम लगाने पर सिफारिश देने के लिए गठित एक मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल को 5 आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक पर्यटक स्थल पर हमला किया। इसमें 26 नागरिक मारे गए। उस दिन द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली और साथ ही हमले के स्थल की एक तस्वीर प्रकाशित की। अगले दिन जिम्मेदारी का दावा दोहराया गया। साल 2019 के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की रिपोर्ट में लश्कर और पाकिस्तान बेस्ड आतंकी ग्रुप का नाम आया। सूत्रों के हवाले से दावा है कि एक देश ने लश्कर से टीआरएफ के संबंधों को खारिज करने की कोशिश की और संभवतः यह देश पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान ने टीआरएफ को बचाने की कोशिश की। इस मामले से जुड़े एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूएनएससी की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आने से इस ग्रुप के खिलाफ इस तरह के प्रतिबंध लगाना और आसान हो जाएगा। यानी जो राहुल गांधी कल पूछ रहे थे कि अरे कोई पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, कोई भारत के साथ नहीं होता, यूएनएससी से रिपोर्ट आ रही है बॉस, पाकिस्तान को नंगा कर दे रही है। और इसीलिए कल पीएम ने कहा था कि सबका साथ मिल गया, सिर्फ कांग्रेस का नहीं मिला। आप यह भी देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर यूएनएससी की रिपोर्ट तब आई है जब इसी महीने पाकिस्तान को यूएनएससी की अध्यक्षता का एक मौका मिला। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में खड़े होकर टीआरएफ पर लगे आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए यूएनएससी के आधिकारिक बयान से टीआरएफ का नाम हटवा दिया। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आतंकी संगठनों ने द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे मॉडर्न नाम रखकर लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से ध्यान हटाने की पाकिस्तान की जो चाल थी वो भी फेल हो गई। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम आना पाकिस्तान की बड़ी कूटनीतिक हार और भारत की बड़ी जीत है, क्योंकि पाकिस्तान इसी कोशिश में है कि पहलगाम आतंकी हमले या जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं से उसका नाम न जुड़े। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया। इससे पहले अमेरिका ने भी पहलगाम हमले में शामिल टीआरएफ को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया था, जबकि राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि किसी देश ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, विदेश नीति फेल हो गई। राहुल गांधी तो यह भी कह रहे थे कि भारत की फेल विदेश नीति की वजह से चीन और पाकिस्तान करीब आ गए। आज इस पर विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की क्लास लगा दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन और पाकिस्तान अचानक दोस्त नहीं बन गए, बल्कि इसकी शुरुआत 1962-63 में हो गई थी। जयशंकर ने कहा कि चीन पर इतना ज्ञान देने वाले राहुल गांधी शायद हिस्ट्री की क्लास में सो रहे थे। सुनिए एक बार। India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। तो है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर? कैसे? ये चाइना पाकिस्तान की बात कब से शुरू हुई? 62-63 से शुरू। 63 में पाकिस्तान ने चाइना को शक्सगम वैली दिया सर।
67 में काराकोरम हाईवे की प्लानिंग शुरू हुई, 88 में काराकोरम हाईवे खत्म हुई सर, 88 में 86 आप जानते हैं सर किसकी सरकार थी। 67 में पाकिस्तान चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन 67 में शुरू हुआ सर, और न्यूक्लियर कोलैबोरेशन 76 10 साल बाद। अब आगे बढ़िए सर, 2005 में पाकिस्तान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पाकिस्तान चाइना ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, 2006 में पाकिस्तान चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 2013 में ग्वादर पोर्ट की ट्रांसफर, 2005 में हम्बनटोटा पर हस्ताक्षर, 2008 में काम शुरू हो। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी का नया नामकरण कर दिया चाइना गुरु, क्योंकि राहुल गांधी ऐसे बोल रहे थे जैसे वही सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान पास आ गए हैं ऐसे। तो उन्होंने हिस्ट्री बता दी कि ऐसा थोड़ी ये था कि चाइना और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे को पहले कोहनी मारते थे, 2014 के बाद आके गले मिल गए। इतना लंबा इतिहास है कि पाकिस्तान चाइना से सटा रहा, और क्यों नहीं सटेगा भाई, उसकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की, तो जाके चाइना से सटता है। चाइना को पता है कि भाई भारत को जो है वो परेशान करने के लिए ऐसे ऐसे एक किसी की जरूरत है, तो वो पाकिस्तान को सपोर्ट देता है, और चाइना तो ये काम कर ही रहा है। एक तरीके से उसने कर्जा दे दे के पाकिस्तान को खरीदा। तो राहुल गांधी कौन सा ऐसा अद्भुत ज्ञान लेकर आ गए जो उन्होंने बता दिया कि अरे चाइना और पाकिस्तान एकदम फ्यूज हो गए, एक साथ आ गए। चीन पर तो राहुल गांधी को तगड़ा जवाब मिल गया। कल ट्रंप पर भी पीएम मोदी ने राहुल गांधी के चैलेंज की धज्जियां उड़ा दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ट्रंप का मुद्दा पकड़े हुए है। अब पीएम मोदी ने कल साफ कह दिया था कि दुनिया के किसी नेता ने भारत का युद्ध नहीं रुकवाया। उसके बाद आज कांग्रेस तर्क दे रही है कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप का नाम नहीं लिया। अरे जब कह दिया कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो ट्रंप का नाम अकेले से काहे लेंगे भाई, क्यों लेंगे? फरमाइशी गीतमाला चल रही है कि झुमरी तलैया से पिंटू, बबली, चिंटू, मोहन और राहुल ने कहा है कि ट्रंप का नाम लीजिए, तो ट्रंप का नाम लिया जाएगा। जब कह रहे हैं कि दुनिया में किसी ने नहीं किया, तो दुनिया में किसी ने नहीं किया। सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही है, और कैसे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज फिर से ट्रंप वाली बात पर तगड़ा जवाब दिया। फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया है जो कि ट्रंप से भी जुड़ा है और उन पर सवाल खड़े करता है। जिन शब्दों से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सर मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। खुद संसद में विदेश मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया, साफ कहा कि 22 अप्रैल जब पहलगाम की घटना हुई से लेकर 16 जून के बीच ट्रंप और मोदी की कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस इसको भी नहीं मानेगी, कह रही है कि मोदी के मंत्री ने ट्रंप का नाम लिया, लेकिन मोदी ने तो नहीं लिया। यानी कैसे भी करके कांग्रेस ट्रंप का मुद्दा नहीं छोड़ने वाली। आज भी राहुल गांधी ने ट्रंप के सीजफायर वाले दावे पर बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में आज राहुल गांधी ने ब्लंडर कर दिया। एक बार राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर बताता हूं उनका ब्लंडर क्या है। सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे, दैट इज द रियलिटी। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। आपने बहुत ध्यान से सुना राहुल गांधी की बात का आखिरी हिस्सा। राहुल गांधी ने बातों बातों में जो बात कह दी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ट्रेड डील पर के लिए
भारत पर दबाव डालना चाहते हैं और इसलिए वो बार बार ये बात बोल रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो भारत पर दबाव डालना चाहते हैं ट्रेड डील को लेकर। यानी खुद राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि ट्रंप बार बार सीज फायर पर बयान भारत पर प्रेशर बनाने के लिए दे रहे थे। अब सवाल है कि जब राहुल गांधी को यह बात समझ में आ रही है कि ट्रंप भारत का नुकसान करने के लिए बार बार यह बयान दे रहे हैं, तो फिर वो और पूरी कांग्रेस क्यों ट्रंप के नैरेटिव को आगे बढ़ा रही है बॉस? क्या सिर्फ इसलिए ताकि नरेंद्र मोदी को घेर सके? जब आप खुद जान रहे हैं कि ट्रंप झूठे बोल रहा है ये दबाव बनाने के लिए, तो आप क्यों वो बात बोल रहे हैं? समझते बूझते बोल रहे हैं। इसका मतलब आप फिर सवाल उठेगा कि आप ट्रंप की टीम में खेल रहे हैं। इसका मतलब भाई ट्रंप तो अपने देश के लिए कर रहा है, क्योंकि वो जानता है नरेंद्र मोदी टफ नेगोशिएटर हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं, इन पे प्रेशर बनाओ, झूठे बोलते रहो कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। अगर ये आएंगे मुझे रोकने के लिए तो मैं कहूंगा कि एक काम करो, तुम टैरिफ कम करो, तो मैं बोलना छोड़ दूंगा। ट्रंप तो अपना फायदा देख रहे हैं, अपने देश का फायदा देख रहे हैं। राहुल गांधी को अपने देश का फायदा नहीं दिख रहा है। वो क्यों ट्रंप का नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं जब खुद जान रहे हैं ट्रंप ये कर रहा है? उसकी चाल ये है, मतलब पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में ये लोग किसी भी हद तक चले गए। आप सोचिए, ये लोग देश में ट्रंप के बयान गिन रहे थे कि 29 दिया, 30 दिया, 35 दिया, 24 दिया। कांग्रेस पार्टी खुद ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स को अपना मंच दे रही थी, और आज भी ये लोग ट्रंप की रट लगाए बैठे हैं, जबकि कल ही पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया था। और शायद इसी से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बौखला गए। पीएम मोदी के बयान देने के 24 घंटे के अंदर ट्रंप ने भारत को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने भारत के रूस से हथियार और तेल खरीदने का भी जिक्र किया। ट्रंप ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब दुनिया में सब लोग मिलकर यूक्रेन पर रूस का हमला रोकने में लगे हैं, तब चीन और भारत रूस से बिजनेस कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि यह सही नहीं है, इसलिए वो भारत पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। ट्रंप ने इसके अलावा रूस से व्यापार करने पर भारत पर पेनल्टी यानी जुर्माना लगाने की भी बात कह दी। यानी ट्रंप के इस बयान में उनकी बौखलाहट साफ झलक रही। वो भाई ट्राई कर रहे थे कि मैं मोदी पे प्रेशर बनाता हूं, मैं बोलता रहूंगा कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। 29-30 यहां ये लोग हंगामा करते रहेंगे, मोदी प्रेशर में आएगा, फिर मेरे से बात करने के लिए ये लोग आएंगे, तो मैं कहूंगा कि मैं चुप हो जाऊंगा। एक काम करो, तुम भी टैरिफ घटा दो। यहां हो गया उल्टा, भारत ने लोड ही नहीं लिया, नरेंद्र मोदी ने लोड ही नहीं लिया। तुम बोलते रहो, 29 बोलो, 30 बोलो, 50 बार बोलो। उनको पता है कि राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम के अलावा कोई मानने को तैयार नहीं। और कल तो संसद में बोल दिया नरेंद्र मोदी ने, तो इतना सब ट्रंप का मुंह रह गया होगा। तो भाई ने आज बौखलाहट में ये सब कर दिया कि अरे तुम रूस से तेल खरीद रहे हो, अच्छा जुर्माना लगाएंगे, लगा लो जुर्माना। भारत रूस की दोस्ती से चिढ़ रहे हैं ट्रंप, और भारत से ट्रेड डील ना होने पर भी बौखलाए हुए। क्योंकि आप देखिए कि ट्रंप का यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन ट्रंप ने उसी बीच टैरिफ लगाने की बात कह दी। साफ है कि ट्रंप ट्रेड डील पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए भारत पर दबाव डाल रहे हैं और कामयाब नहीं हो पा रहे। आप खुद देखिए कि पिछले 80 दिन ट्रंप ने लगभग 30 बार सीज फायर पर बयान देकर भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास किया। उसके बावजूद पीएम मोदी ट्रंप के प्रेशर में नहीं आए, और ना ही अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील की। यानी राहुल गांधी जो माहौल बना रहे थे कि पीएम मोदी ने तो ट्रंप के डर से सीज फायर कर दिया था, वो थ्योरी गलत साबित हो गई। पीएम मोदी तो ट्रंप की धमकियों से डरे ही नहीं। भाई अगर ये डील हुई थी, मान लीजिए राहुल गांधी कहते हैं कि भाई ट्रंप ने सीज फायर कराया, उन्हें अपनी संसद, अपने नेता से ज्यादा ट्रंप पे भरोसा है, तो भाई ट्रंप ने क्या डील की थी ट्रंप के हिसाब से? कि मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे लिए जो है वो ट्रेड डील लाया हूं, तो फिर 25% का टैरिफ क्यों लगाया? अगर सीज फायर इसी बात पर हुई थी कि तुमको बढ़िया ऑफर दे देंगे यार, तुम सीज फायर कर लो, तो फिर आज फायर क्यों है ट्रंप? क्यों 25% का टैरिफ लगा रहे हैं? इसका मतलब वो नैरेटिव झूठा था। दूसरी बात, ट्रंप का झूठ पकड़ा गया। ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने युद्ध रुकवाने के लिए भारत को धमकी दी, नहीं तो ट्रेड डील कैंसिल कर देंगे। सच्चाई यह है कि भारत तो आज भी वह ट्रंप की ट्रेड डील वाली धमकी के आगे झुक नहीं रहा, अमेरिका की शर्तों पर डील नहीं कर रहा, जबकि भारत और अमेरिका के बीच 5-5 मीटिंग हो चुकी है। ट्रेड डील पर भारत अपने स्टैंड पर कायम। मई से अब तक भारत ने अमेरिका से ट्रेड डील करने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। जब ट्रेड डील को लेकर भारत ज्यादा लोड नहीं ले रहा, तो फिर वो ट्रेड डील की धमकी पर सीज फायर क्यों करेगा बॉस? और आज तो एक्सपोज हो गया ना अमेरिका और उनका नैरेटिव चलाने वाले लोग कि भाई अगर सीज फायर ट्रेड डील पे हुई थी तो ट्रेड डील 25% की कैसे हो गई अगर सीज फायर उसी बात पे हुई थी? इसका मतलब वो हुआ ही नहीं था। ट्रंप खुद एक्सपोज हो गया, राहुल गांधी बोल के एक्सपोज हो गए।
आप यह भी देखिए कि 4 जुलाई को भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि अमेरिका से ट्रेड डील में भारत का हित सबसे जरूरी है, ना कि डेडलाइन। पीयूष गोयल के इस बयान पर राहुल गांधी ने 5 जुलाई को दावा किया था कि मोदी 9 जुलाई की ट्रंप की डेडलाइन से पहले उनके आगे झुक जाएंगे। लेकिन ट्रंप की 9 जुलाई की डेडलाइन कब का निकल गई? 1 अगस्त वाली अगली डेडलाइन भी निकलने वाली है। पीएम मोदी तो ट्रंप के आगे नहीं झुके, जबकि राहुल गांधी कह रहे थे कि लिख कर रख लीजिए, मोदी ट्रंप के दबाव में आ जाएंगे। राहुल गांधी जब लिखवाते हैं ना, वो कागज फाड़ना पड़ जाता है। और राहुल गांधी समझते नहीं है कागज पेड़ काट के बनता है। उनको लिख लो और फाड़ो के चक्कर में पेड़ कट जाएगा। अब राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाली थ्योरी का तो यही हाथों हाथ फैक्ट चेक हो गया है बॉस। राहुल गांधी कह रहे थे कि ट्रंप का फोन आया, मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि अमेरिकी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उनके मुताबिक तो ट्रंप पीएम मोदी से बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी टाइम नहीं दे रहे। अमेरिकी मीडिया 5WH ने सूत्रों से दावा किया है कि ट्रेड डील को फाइनल करने से पहले ट्रंप पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से भारत को इसके बारे में बता भी दिया गया है, लेकिन पीएम मोदी अभी मॉनसून सत्र में बिजी हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों की सरकारें ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि कब दोनों नेताओं के बीच सही वक्त पर बातचीत हो सकती है। आप यह भी देखिए कि जिस डील को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं, उस डील को फाइनल करने का प्रेशर भी ट्रंप पर बहुत है, क्योंकि एक तो वो खुद को डील क्रैक करने का किंग बताना चाहते हैं, दूसरा उन्होंने खुद कुछ दिन पहले कहा था कि वो भारत के साथ बड़ी डील करने वाले हैं जो अभी तक लटकी पड़ी। डील में देरी से ट्रंप की भी फजीहत हो रही होगी। शायद यही वजह है कि अब इस डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका की टीम भारत आने वाली। लेकिन इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका हो या क्या हो उसका लोड नहीं लेते बॉस। कल उन्होंने संसद में कहा कि वो भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, वो वाइस प्रेसिडेंट वहां का अमेरिका का फोन कर रहा था, मैं सेना के साथ बिजी था, 1 घंटे बात नहीं किया। फिर पूछा कि हाँ बताओ क्या है। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। और अब अमेरिकी मीडिया चला रहा है कि मोदी से ट्रंप बात करना चाह रहे हैं ट्रेड डील को लेकर। मोदी कह रहे हैं अभी भी टाइम नहीं है, देखता हूं। ट्रंप अभी हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो ये जानते हैं कि भारत से ट्रेड डील करके वो अमेरिका की राजनीति में अपने लिए कुछ दिनों का माहौल बना लेंगे, क्योंकि दूसरे मोर्चे पर वो कोई तीर नहीं मार पा रहे और दिन बर दिन उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही। आपको बताता हूं कि ट्रंप क्यों चिढ़ते चले जा रहे हैं। पहली वजह कि ट्रंप ने कहा था कि वो 24 घंटे में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे। 6 महीने बीत गए, ट्रंप की धमकियों के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ। दूसरी वजह, ट्रंप की कोशिशों के बाद भी इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में फाइनल डील नहीं हो पा रही। तीसरी वजह, चीन ने आज ही अमेरिका पर काउंटर टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। चौथी वजह, सारे युद्ध रुकवाने गए थे, 2 नए युद्ध शुरू हो गए, ईरान इजराइल, कंबोडिया थाईलैंड। पांचवी वजह, ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। छठी वजह, करीबी दोस्त एलन मस्क ने साथ छोड़ दिया है। सातवीं वजह, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर उनकी बड़ी फजीहत हो रही है कि भाई की गंदी गंदी वीडियो हैं। यानी दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप को शामियाने में कुर्सी नहीं मिल रही, ऐसी हालत हो गई। कुल मिलाकर ट्रंप हर मोर्चे पर गिरे हुए हैं। और इस बीच पीएम मोदी ने संसद में ट्रंप के झूठ की पोल खोलकर रख दी तो ट्रंप और बौखला गए। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का जो ऐलान किया है उस पर भारत सरकार का भी बयान आया है। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, ट्रंप को भारत सरकार का तगड़ा जवाब आया है। देश के हित के साथ समझौता नहीं होगा, अमेरिका के साथ बराबरी की ट्रेड डील करेगा भारत ने क्लियर कर दिया है। भारत अपने किसानों और कारोबारियों के हित को देखेगा, भारत देश हित देखेगा, जैसा यूके की डील में हुआ। यानी भारत की सरकार का पहला बयान आ गया है कि ट्रंप को जो करना है कर ले, भारत अपने हिसाब से चलेगा और ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर मैसेज, हम अपना हित देखेंगे। ट्रंप सोच रहे थे 25% का टैरिफ लगाऊंगा तो शायद कुछ भारत आएगा बात करने। भारत ने कहा कि जाओ उधर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस बात पर भी आग लगी हुई है कि भारत रूस से हथियार और तेल क्यों खरीद रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत पर बहुत दबाव बनाया गया था कि वो रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन पीएम मोदी ना अमेरिका के दबाव में आए ना यूरोप के। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले साल में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 2 लाख करोड़ रुपए बचाए। ट्रंप और नेटो की धमकी के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखे हुए है। जून 2025 में भारत ने रूस से जितना तेल खरीदा वो 11 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर था। भारत के कुल तेल इंपोर्ट में 43% हिस्सा रूस का है, जबकि यह पहले 2% होता था। भारत ने जून के महीने में अमेरिका से सिर्फ 6% तेल इंपोर्ट किया है। भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा तो दुनिया को भी फायदा हुआ, नहीं तो तेल के दाम $120-130 प्रति बैरल हो जाते।
अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। 2023 के पहले 9 महीने में अमेरिका ने खुद करीब 3 करोड़ बैरल रूस का तेल इनडायरेक्ट तरीके से किसी तीसरे देश के जरिए खरीदा और हमको ज्ञान दे रहा है कि रूस से मत खरीदो। अमेरिका ने भारत से भी सस्ते रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन अब वही अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर भारत से नाराजगी जता रहा है। क्यों? क्योंकि उसको प्रेशर बनाना है। प्रेशर लेते हैं। नरेंद्र मोदी प्रेशर नहीं लेते, यही नए भारत की पहचान है और इससे दुनिया को भी दिक्कत है और इंडी वालों को भी। लेकिन एक प्रेशर अमेरिका झेल रहा है, सिर्फ इकोनॉमी का नहीं, सुनामी का। अगला चैप्टर आपको बताता हूं, पाठशाला में अगली क्लास। रूस, जापान, अमेरिका, ऐसी सुनामी आ गई कि दुनिया के बड़े बड़े देश कांप रहे हैं। सुनामी और उसकी तबाही की वो लेटेस्ट तस्वीरें जो डरा रही हैं कि अब भारत में भी कुछ होने वाला है, आज इसके बारे में आपको बताता हूं। इस वक्त आधी दुनिया डर से कांप रही है। अमेरिका, रूस, जापान जैसे सुपर पावर देश दहशत में, जहां समंदर किनारे के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि आधी दुनिया पर मेगा सुनामी का खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा रूस में आए भूकंप के बाद से पैदा हुआ है, जहां की तस्वीरें देखिएगा तो हिल जाएगा। बॉस, हिल नहीं रहा है, पूरी बिल्डिंग इससे हो जा रही है। और यह इस दशक का सबसे तगड़ा और दुनिया के इतिहास का छठा सबसे ताकतवर भूकंप था। 8.8 की तीव्रता का यह भूकंप, जिसने रूस को हिलाकर रख दिया। रूस में आया भूकंप कितना ताकतवर था, आप इससे अंदाजा लगाइए कि 8.8 तीव्रता के भूकंप के झटके से इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 10,000 गुना ज्यादा हो। यानी 10,000 हिरोशिमा एटम बम जितनी पावर रूस में आए इस भूकंप की थी। बॉस, इतने तगड़े भूकंप से सिर्फ रूस की धरती नहीं कांपी, बल्कि प्रशांत महासागर डोलने लग गया। रूस में आए भूकंप के बाद सुनामी की स्ट्राइक शुरू हो गई। रूस से लेकर जापान और अमेरिका के समंदर में सुनामी की लहरें टकराने लगी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में पड़ने वाले देशों में मेगा सुनामी के सायरन बजने लगे। समंदर में उठती लहरों ने सुनामी का ट्रेलर दिखा दिया, जिसने पूरी दुनिया को 2011 में जापान के तट पर आई सुनामी की याद दिला दी, जब जापान के समंदर में ऊंची ऊंची सुनामी की लहरों ने सब कुछ तबाह कर दिया था। ये तस्वीरें दुनिया भूल नहीं सकती। अब आधी दुनिया में हड़कंप मच गया है कि 2011 से भी तगड़ी सुनामी आने वाली है क्या, जिससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा क्या। सुनामी की वार्निंग सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं दे रहे, बल्कि जो सुनामी आने वाली है उसकी भविष्यवाणी जापान में आज से 33 साल पहले ही हो चुकी है। साल 1992 में किसने बता दिया था कि जुलाई 2025 में मेगा सुनामी आएगी? क्या जापान में 2011 से भी ज्यादा बड़ी सुनामी आने वाली है? रूस में आए भूकंप का 40 से ज्यादा देशों में सुनामी अलर्ट से क्या कनेक्शन है? भूकंप के बाद कैसे जापान से लेकर अमेरिका तक सुनामी का खतरा पैदा हो गया है, और क्या भारत में भी सुनामी आने का खतरा है? यह सब आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। लेकिन पहले रूस में भूकंप के कहर और आधी दुनिया में सुनामी के अलर्ट का ट्रेलर देख लीजिए। ये जो तबाही की तस्वीरें आपने देखी, ये तबाही रूस के कामचटका में आए 8.8 तीव्रता के भूकंप से मची, और अब 20 से ज्यादा देशों में सुनामी की तबाही का सायरन बज रहा है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि रूस में आया भूकंप कितना प्रलंकारी था। आप ये वीडियो देखिए, रूस के कामचटका में ये पूरा स्टोर कागज की तरह कांप रहा। आप देख रहे हैं बॉस, ये वीडियो देख रहे हैं बॉस, वो कुर्सी उर्सी लेकर लड़की उधर चली गई, लेडी काम कर रही थी, उसके ऊपर अलमारियां गिर, ये देख रहे हैं। बाप रे बाप, भूकंप का झटका। अब आप एक और वीडियो देखिए, पूरा घर कांप रहा है। घर में रखा हर सामान जिस तरह से हिल रहा है, उसे देखकर अंदाजा लग रहा है कि भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा होगी। देख रहे हैं पौधे वौधे, शीशे की बोतल रखी है, सब धद 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 हिल रहा है। आप देखिए कि भूकंप के झटके कितने जोरदार थे। पूरा कमरा ऐसे हिल रहा है जैसे अभी गिर जाएगा। देख रहे हैं, एक बार दिखाई कैसे चीखें निकल रही हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, गाड़ियां ऐसे हिल रही हैं जैसे टॉय कार्स हो। ये आप तस्वीर देखिए, ये भूकंप की वजह से हिल रही हैं गाड़ियां।
срочно всадит. इस भूकंप का केंद्र धरती के सिर्फ 19 किलोमीटर नीचे था, इसलिए इसका इंपैक्ट इतना जबरदस्त था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक ये अब तक के इतिहास में दर्ज 6 सबसे ताकतवर भूकंपों में से एक है। साल 1960 में चिली के बायोबियो में 9.5 तीव्रता का भूकंप आया था। 1964 में अमेरिका के अलास्का में 9.2 तीव्रता का भूकंप आया था। 2004 में इंडोनेशिया के सुमात्रा में 9.1 तीव्रता का और 2011 में जापान के तोहाकू में 9.1 तीव्रता से धरती हिल गई। दिलचस्प फैक्ट यह भी है कि अब तक का 5वां सबसे भीषण भूकंप भी रूस के कामचटका इलाके में ही आया था और यह 1952 में आया था, जिसकी तीव्रता 9 थी, और अब फिर रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया है। 1952 में रूस के कामचटका में आए भूकंप के बाद एक भीषण सुनामी पैदा हुई और इस बार भी भूकंप के बाद प्रशांत महासागर में सुनामी की लहरें उठी हैं। सुनामी की ये लहरें 5 मीटर तक ऊंची थी बताया गया। आप ये वीडियो देखिए जो रूस के कुरील द्वीप का है, जहां समंदर किनारे बने घर सुनामी की लहरों में बह गए। पहले भूकंप और फिर सुनामी ने आधी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कई देशों में सुनामी का खतरा पैदा हो गया। रूस, जापान, अमेरिका, कनाडा, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर चीन, फिलीपींस, ताइवान और इंडोनेशिया तक 40 से ज्यादा देशों में सुनामी का खतरा है, जहां अगले 24 घंटे के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया गया है। जानकारों के मुताबिक इन देशों में 1 मीटर से लेकर 4 मीटर तक की सुनामी की लहरें आ सकती हैं। कई देशों में तो सुनामी का ट्रेलर दिख भी चुका है, जिसमें जापान पर सबसे ज्यादा खतरा है, जहां रूस में आए भूकंप आने के बाद 16 से ज्यादा सुनामी की लहरें आ चुकी हैं। जापान के होक्काइडो के तट पर विशाल लहरें टकरा रही हैं। जापान के चीबा द्वीप की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उठती हुई दिखने लगी। सुनामी लहरों के साथ 4 वेल मछलियां भी तट पर बहकर आ गई। आप देखिए, वेल दुनिया की सबसे बड़ी मछली होती है, लेकिन सुनामी ने इसे भी तट तक पहुंचा दिया। आप सोचिए अगर मेगा सुनामी आ गई तो क्या होगा। यही सोच सोचकर जापान घबराया हुआ है, जिसने 2011 में आई सुनामी का कहर झेला। जब 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी ने जापान में भयंकर तबाही मचाई थी। ये तस्वीरें याद कीजिए। तब जापान के समंदर में 40 मीटर ऊंची लहरें सुनामी की उठी थी, जो तटों से टकराई और शहर के शहर तबाह कर दी। करीब 1,23,000 घर पूरी तरह तबाह हो गए थे। 10 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2011 की सुनामी ने जापान में 15,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। जापान के होंशु द्वीप पर आई सुनामी ने तब जापान के फुकुशिमा परमाणु प्लांट को भी इंपैक्ट किया था। न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम को ठप कर दिया था। सुनामी की वजह से विस्फोट और रेडिएशन लीक की वजह से 20 किलोमीटर के दायरे में लोगों को घर खाली करना पड़ा था। इसलिए इस बार जापान ने एहतियातन ही फुकुशिमा पावर प्लांट को ऑलरेडी खाली करवा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस में भूकंप आया तो सुनामी क्यों आई। भूकंप और सुनामी में क्या कनेक्शन है, आपको यह भी बताता हूं। दरअसल सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है विशाल समुद्री लहरें। ऐसी समुद्री लहरें जो समंदर के अंदर किसी बड़ी हलचल के कारण पैदा होती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन, जिससे समंदर की सतह पर जबरदस्त ऊर्जा फैल जाती है। इससे समंदर में एक विशाल तूफान पैदा होता है, जो लंबी और बड़ी ऊंची लहरों के रूप में बाहर आता है। इन भयानक लहरों को सुनामी कहा जाता है और इसीलिए जो भूकंप आया है उससे माना जा रहा है कि सुनामी आएगी। अब कितनी भयावह आएगी, किस तरह की आएगी, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जापान, अमेरिका, रूस सबको खतरा है। भारत को लेकर अभी कोई इस तरह का बहुत बड़ा अलर्ट नहीं है कि भारत में भी कोई बहुत बड़ा संकट आएगा।